नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 4 जुलाई 2021, दिन है रविवार। और जैसा कि पता है कल 3 जुलाई 2021 था, तो आपके सवाल मेरे जवाब वाले सीरीज में बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे, क्वेरी भेजे, जिनके सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद मैं संडे को वीडियो बना के 4 तारीख को जवाब दे रहा हूँ। तो आपके सवाल मेरे जवाब का 123 एपिसोड यानी 123वां एपिसोड में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। देखेंगे यहाँ पे किन लोगों का क्या क्या सवाल था। कुछ स्पेशल सवाल भी आए हैं, उनके भी जवाब देने में मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने सवाल अपने रूल के हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से भेजा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके सवालों को मैंने सेलेक्ट किया। जिन लोगों ने नहीं भेजा उनके सवाल रिजेक्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने नाम और शहर का नाम नहीं लिखा, डायरेक्ट सवाल डायरेक्ट लिख दिया कि मुझे ये बता दो, मुझे वो बता दो। अपना नाम अगर आप लिखेंगे तो आपके सवाल रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए मैं किन के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अब जिन लोगों ने भेजे हैं तो उनके सवालों को कलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने सवाल नहीं भी भेजे हैं वीडियो पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इन सारे सवालों में ही आपका जवाब छिपा हुआ हो। वीडियो पसंद आए कमेंट करें, फीडबैक दें, और फिर से अगले सैटरडे का वेट करेंगे अपने सवाल को तैयार रख के भेजने का। यही चीज़ करने के लिए बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं, फ़ी लेते हैं कि सवाल का आंसर देने के लिए। मैं ये पिछले 2 सालों से कंटिन्यू 123 एपिसोड हो चुका है, हर सप्ताह आयोजित करता हूँ, सीरीज़ को सेक्शन ऑन करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये चीज़ करता हूँ। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी भेजें, लेकिन रूल के हिसाब से भेजें, क्योंकि मुझे भी रिजेक्ट करने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन कुछ रूल है जिनको फॉलो करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो जीवन ऐसे भी नियम के हिसाब से अगर नहीं चलता है तो जीवन ऐसे भी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। नियम से चले तो सब कुछ सही रहेगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल यशवंत राव जी ने पुणे से लिखा है। यशवंत राव जी का सवाल है, आई हैव फॉलोइंग शेयर्स। टाटा मोटर्स 355 रुपये पे खरीदा है 20 शेयर को। मदरसन सुमी 252 रुपये पे खरीदा है 30 शेयर को। विलस्पन कॉर्प 155 रुपये पे खरीदा है 50 शेयर। और ब्रिगेड इंटरप्राइजेज 281 रुपये के भाव पे 30 शेयर। प्लीज सजेस्ट मी टारगेट एंड एसएल। ओके, टारगेट एंड एसएल चाहिए, 1 2 3 4 शेयर इनके पास है। चलिए चार्ट पे चल के समझेंगे कि कहाँ पे टारगेट और क्या स्टॉप लॉस इनका होना चाहिए, इनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चार्ट पे इन चारों स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने टाटा मोटर्स के 355 शेयर को खरीदा हुआ है। चलिए टाटा मोटर्स यहाँ लगा लेता हूँ। टाटा मोटर्स का चार्ट 355 रुपये, अभी 345 के आसपास में आपका भाव चल रहा है। 345 रुपये 90 पैसे के आसपास में, वही 345, और आपने 355 में खरीदा। देखिए यशवंत जी, इनका सबसे सपोर्ट की बात करें तो 330 रुपये का एसएल लगाना होगा आपको। 330 रुपये 330 का एसएल लगाना होगा। 350 का एक रेजिस्टेंस है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा वही प्राइस के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस एक बार कट जाएगा तो आपको ये ऊपर के लेवल में 360 सबसे बड़ा हर्डल है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2 बार से 3 बार ये इसी प्राइस से रिजेक्ट हुआ है। अगर इस प्राइस को दोबारा ये रिजेक्ट कर दे, लेकिन इस कंडीशन में एसएल 330 का लगा के चलना होगा। एक बार ये 355 से 60 को अगर ब्रेक करता है तो 380 से लेकर 400 तक का टारगेट आपको टाटा मोटर्स दिखा सकता है। तो आप टाटा मोटर्स पे एसएल मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आपके पास मदरसन सुमी, और मदरसन सुमी को आपने लिया है लगभग 252 रुपये पर 30 शेयर को लिया हुआ है 252 पे। ये भी 245 के आसपास चला है। इसका भी स्टॉप लॉस 230 का लगाना होगा। 250 को एक बार ब्रेक करेगा 260 से 70 तक का टारगेट मदरसन सुमी आपको दिखाएगा। वेलस्पन कॉर्प आपने 155 रुपये के भाव पे आपने लिया है। वेलस्पन कॉर्प है ना, तो चलिए चेक करते हैं वेलस्पन कॉर्प को। क्या वेलस्पन कॉर्प यहाँ पे है? वेलस्पन कॉर्प यहाँ पे नहीं है, मुझे फायर्स को खोल के देखना पड़ेगा। एक्चुअली फायर्स में है क्या, एक एक्सटर्नल कैंडल आज आपको मिलेगा। उस कैंडल को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो मॉक ट्रेडिंग का कैंडल होता है। सैटरडे संडे मॉक ट्रेडिंग चलता है, जिसके वजह से फायर्स में एक एक्सटर्नल कैंडल, फायर्स क्या लगभग हर ब्रोकर के पास एक्सटर्नल कैंडल बन जाता है सैटरडे संडे को, और उसको इग्नोर करके चलेंगे। तो चलिए फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पर चलते हैं। ये आ गया फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल। वेलस्पन कॉर्प की बात करें, हालांकि वेलस्पन कॉर्प की अगर बात करूं तो मैं अपना निफ्टी मेटल फार्मा आईटी में बार बार बताता रहता हूं,
लेकिन फिर भी चलिए 155 पे आपने खरीदा, और मैंने इसके बारे में बोला भी था वही कि भाई जब तक ये 155 से 60 को ब्रेक नहीं करे तब तक नहीं लेंगे। तो वो देखिए यहाँ जब से यहाँ पर से ही मैंने मना करना स्टार्ट किया कि अभी नहीं लेंगे, 155 से 60 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, 55 के ऊपर कम से कम रुक भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन नहीं रुका। स्टॉप लॉस आपको इस कंडीशन में देखिए अभी थोड़ा सा ट्रेंड हो सकता है इसका, और नीचे की साइड में आपको 135 के आसपास आता हुआ मिले। अगर ये 135 के आसपास, तो स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे आप कर लीजिए, 130 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 144 के ऊपर अगर निकलता है तब थोड़ा सा इसमें राहत मिल सकता है, 148 से 152 तक के टारगेट फिर आपको ऊपर में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जो आपका प्राइस है वो प्राइस बहुत दूर है, 155 है, तो थोड़ा अभी रिस्की है और स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव होता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट का सहारा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर गया तो अच्छी बात है, और नहीं होल्ड कर पाया तो वहाँ से 5 से 10 पॉइंट की गिरावट और भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक है आपके पास ब्रिगेड। तो ब्रिगेड का चार्ट खोलता हूँ, यानी ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, और आ गया। इसका प्राइस आपने 281 रुपये 30 पैसे पे लिया हुआ, ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। 260 का स्टॉप लॉस लगाइए, 290 का रेजिस्टेंस है, 290 का रेजिस्टेंस कट जाएगा, 300-310 का टारगेट आपको ब्रिगेड इंटरप्राइजेस में देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके सवालों पे मेरा जवाब। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ूंगा अगला सवाल, और अगला सवाल देखते हैं किनका है। शांतनु शर्मा जी का सवाल है, चलिए इनका भी सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, शांतनु शर्मा जी ने भेजा है कि सर लास्ट संडे Q&A में मैंने आपको बताया था मैं ऑप्शन बाइंग ट्रेडर हूं और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेता हूं और लॉस बहुत होता है, लॉस बहुत लेते हैं। तो सर लास्ट सेशन में आपने जैसा कहा था लॉस को जल्दी बुक करो, इस वीक मैंने वैसे ही किया और इन लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में से 10 में से 1 ट्रेड लॉस गया ओनली। थैंक यू सो मच सर, और एंड ऑफ द वीक में प्रॉफिटेबल रहा। वेलकम शांतनु जी, आपने मेरा कहा माना और उसके हिसाब से आपने किया तो प्रॉफिट हुआ। यही तरीका है, यही रूल है। अपने दुख को, लोगों को क्या आदत है, मुझे एक अवेंजर मूवी के एक डायलॉग याद आती है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। आपने बात छेड़ दिया। सबसे पहले तो आप मुबारक हो कि आपने मेरा बात माना। एक्चुअली लोग मेरा बात मानते नहीं, सिर्फ सुनते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसीलिए शायद वो मेरा वीडियो भी उतना देखते नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो में फैक्ट होता है, जो ओरिजिनल जो ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ होते हैं मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ, जो रियल होता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने कभी भी ऐसा नहीं बताया कि 1000 रुपया लगाओ और 1 लाख रुपया कमाओ, या नो लॉस स्ट्रैटेजी। अब कभी नहीं होगा स्टॉप लॉस, किसी का बाप भी नहीं काटेगा स्टॉप लॉस। इस तरह के वीडियो मैं कभी बनाता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे चीज़ें आती नहीं। मार्केट में जो चीज़ होता नहीं मैं वो बना कैसे सकता हूँ। और लोगों को ऐसे ही वीडियो पसंद होते हैं देखने को, और वो चीज़ होता ही नहीं मार्केट में। जो लोग ऐसा वीडियो देखते हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ वो अब तक मार्केट से बाहर हो चुके होंगे या बाहर होने की कगार पे होंगे। तो थैंक यू। और मैं हमेशा अवेयर करता रहता हूँ, लोगों को बता देता हूँ भाई इस तरह से चीज़ों से दूर रहिए। अगर 1000 लगा के 5000 डेली कमाने लग जाए लोग, या 50,000 कमाए, यहाँ तो 1-1 लाख का हेडिंग आता है कि 1000 लगाओ 1 लाख कमाओ, तो सर मार्केट में फिर तो समझ रहे ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लोगों को होना चाहिए अपना। खैर ठीक है, आपने मेरा बात माना, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रॉफिटेबल रहे। देखिए क्या है कि हम अपने लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं, हम अपने दुख को पकड़ के बैठे रहते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ नहीं देखते। हमारे पास कोई फुंसी हो जाता है पैर हाथ में, मैंने यही कहा था आपको पिछले बार कि पैर हाथ में कोई घाव हो जाता है, थोड़ा फुंसी हो जाता है, उसको हम पालने लग जाते हैं। अरे उसका जल्दी से इलाज करके हटाइए ना, उसको रखे रहेंगे वो धीरे धीरे घाव बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। एक फुंसी जो है बाद में क्या होता है, उसको भगंदर बड़ा हो जाता है, तो वो घाव बन जाएगा। तो जितना जल्दी इस फुंसी का इलाज कर लेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तरह लॉस क्या है, एक फुंसी है छोटा सा, पहला लॉस छोटा फुंसी हुआ, उसको उसी समय काट दीजिए। अगर आप उसको उस समय नहीं काटेंगे वो धीरे धीरे लॉस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, यानी वो फुंसी क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा घाव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक एवेंजर फिल्म की याद आता है डायलॉग, ये एवेंजर वो इंड गेम में थानोस का डायलॉग। देखिए थानोस अगर आपने देखा हो, अच्छा जैसा भी विलन था, बहुत बढ़िया बड़ा विलन, ताकतवर, लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छा कहा था कि हम इंसान कभी नहीं सुधरते, इंसान कभी नहीं सुधर सकते। वो अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटते रहते हैं, और जब तक वो अपने कल को भुला नहीं सकते आने वाले कल को अपना नहीं सकते। तो यही बात है, हम अपने लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। आप जब तक उसको काट के हटाइएगा नहीं, आगे तरक्की की तरफ बढ़िएगा नहीं। जैसे ही बढ़ जाएंगे आप वैसे ही काम करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, सारे लोगों को समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो शायद परेशानी चलता रहेगा। तो इस बात को समझ के चलिए आगे बढ़ता हूँ। आपका सवाल लेता हूँ पहले, और आपका सवाल है, मैंने
आपने TCI एक्सप्रेस के 765 रुपये को भाव पे खरीदा है, 765 रुपये 70 पैसा पर। ला ओपाला को 227 रुपये 80 पैसा पर खरीदा है, बढ़िया है। और इसके अलावा आपने जेंटेक को खरीदा हुआ है, ये भी सही है, 78 रुपये 40 पैसे पे। उसके अलावा आपने खरीदा है जील 271 रुपये 20 पैसे पे। होल्ड और एग्जिट आप सब में पूछ रहे हैं, टारगेट प्लीज़। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने होल्ड या एग्जिट पूछा, बाकी में सिर्फ टारगेट पूछा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके इन सारे सवालों का कोशिश करता हूं जवाब देने का। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल पर और लास्ट वाला कैंडल इग्नोर करके चलेंगे। अगर लास्ट में बड़ी से स्पाइक वाली कैंडल मिलेगी ना तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है मॉक ट्रेडिंग का कैंडल हो। TCI एक्सप्रेस को आपने खरीदा हुआ है, चलिए चेक करते हैं TCI एक्सप्रेस। और आपने खरीदा है 765 रुपये 70 पैसे के भाव पे और ये 1435 रुपये चल रहा है। आपने बहुत बढ़िया काम किया, डबल का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको कितना का? 100%। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंजॉय करिए TCI एक्सप्रेस का। और टारगेट सर, ये अपना सबसे बड़ा टारगेट तो अभी तक का अचीव कर चुका है, लेकिन मोमेंट अभी भी है इस स्टॉक्स में, मोमेंट अभी भी है। आप एक स्टॉप लॉस ऐसा करें 1300 रुपये का मेंटेन करें। सबसे पहले बात, स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 1300 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1300 रुपये का, ठीक है। और होल्ड रखिए। ऊपर की साइड में दोबारा से अगर ये 1500 को ब्रेक कर गया ना तो आपको और भी बड़ा प्रॉफिट 1600 तक के चांसेस बन सकते हैं TCI एक्सप्रेस में। आप जरूर इसको 1300 का स्टॉप लॉस लेके मेंटेन कर सकते हैं। ला ओपाला को आपने खरीदा है, ला ओपाला, और वो आपने लिया है 227 रुपये 80 पैसे के भाव पे और 270 रुपये के आसपास में चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 250 का। कितने का एसएल लगाएंगे? सबसे पहले तो आप एसएल लगाइए 250 का, क्योंकि अभी ये आपके खरीद प्राइस से ज़्यादा 50 पॉइंट ऊपर है, यानी कि इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है आपको। स्टॉप लॉस 250 रुपये का लगा के रखिए। अगर यहाँ से कट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लगभग जो है 23 पॉइंट प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 290 को वापस ब्रेक करेगा तो ये 320 तक जा सकता है ला ओपाला। ये कॉल तो मैंने भी दिया हुआ था। जेंटेक मेरा भी कॉल था, शायद आपने अगर मेरे कॉल से लिया हो तो अलग बात है और अच्छी बात है। टारगेट भी जेंटेक के आ गया और अच्छा मूवमेंट भी चल रहा है। आपने जेंटेक लिया है 78 रुपये 40 पैसे पे। अगर आपने ये मेरे कॉल से लिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जेंटेक में मैं लगातार 2-3 बार कॉल दे चुका हूँ। 78 रुपये 40 पैसे पे आपने लिया, 100 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है। 104 का हेवी रेजिस्टेंस है, 104 को अगर ब्रेकआउट करेगा 108 से 12 तक के टारगेट मिलेंगे। स्टॉप लॉस 92 का लगा के चल सकते हैं जेंटेक में। इसके अलावा आपने जील को लिया है, तो जील आपने लिया है 271 रुपये 20 पैसे पे और प्राइस मैंने इसका एक लेवल बताया हुआ है। हमेशा अपने निफ्टी हेवीवेट स्टॉक एनालिसिस में बोलता हूँ 225 से लेके 230 ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मामला नहीं चलेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाएगा फिर जाके ये पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट 245 तक जा सकता है। तो इससे क्या है ना, थोड़ा सा भी आप एग्जिट तो मत करिए, स्टॉप लॉस 208 रुपये का लगा के चलिए। मेरे ख्याल से यहाँ से इसको एक बार ब्रेकआउट ऊपर करके 220 के ऊपर निकलना चाहिए। 208 का एक बार स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके इसमें चल सकते हैं। तो ये है शांतनु शर्मा साहब जी के सवाल पे मेरा जवाब। अगर शांतनु जी सवाल का जवाब से संतुष्ट हैं तो कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करें। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने सवाल भेजा, शायद स्वास्थ्य इनका गड़बड़ हो गया था, कोरोना पीड़ित हो गए थे, अब सब कुछ सही है। और सवाल लेता हूं इनका। पहले लिख रहे हैं होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सर। चलिए, होप यू आर डूइंग वेल। इट्स बीन मोर देन 3 months आई वॉज नॉट इन टच विथ यू नॉर आई वॉच्ड योर एनी वीडियो आल्सो एज आई वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर ट्रीटमेंट। नाउ ऑल्सो आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड। ओके सर, चलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 3 months से बाहर थे, मतलब ट्रेडिंग से दूर थे, हॉस्पिटल में थे, चूँकि कोरोना पीड़ित हो गए थे। अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ है जैसा कि ये बता रहे, तो जल्दी रिकवर हो जाए। इनका सवाल लेता हूँ। माई सन हैज़ बाउट गोकुल एग्रो क्वांटिटी 1000 एट द रेट ऑफ 28 फॉर शॉर्ट टर्म, काइंडली सजेस्ट द स्टॉप लॉस फॉर द सेम। तो चलिए, घनप्रीत सिंह के सुपुत्र ने खरीदा है गोकुल एग्रो को 1000 क्वांटिटी 28 रुपये के भाव पे। अभी चलते हैं, चल के देखते हैं क्या सिचुएशन चल रहा है। तो ये लगाया मैंने गोकुल एग्रो का चार्ट आपके सामने और वहीं पे देख के बात कर लेंगे कि गोकुल एग्रो क्या चल रहा है। गोकुल एग्रो अभी तो एक कमोडिटी सेक्टर में काफ़ी मज़ेदार रहा
और अच्छा तरीके से मूवमेंट किया सारे स्टॉक्स ने, फर्टिलाइज़र वगैरह भी सब ऊपर देखिए 50 तक का हाई लगा दिया था गोकुल एग्रो का, 50 का ऊपर, बहुत बढ़िया। 28 पे खरीदा, 40 हो गया, 1000 शेयर खरीदा। सर आप एक बार ना 37 का उनको कहिए कि वो 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 37 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऊपर वापस अगर ये 45 ब्रेक करता है देन वापस से 50 और 52 तक के टारगेट आपको गोकुल एग्रो में देखने को मिलेंगे। मैं बता दूं कि घनप्रीत जी और इनके जो सुपुत्र हैं बिशन जी, है ना, बिशन नाम है, मैं भूल गया सॉरी, नहीं मुझे याद आ गया, तनीश मैं किसी और, एक और पिता पुत्र दोनों ने मेरे पास से ट्रेनिंग लिया हुआ है, इसलिए मुझे उनका याद आ गया। घनप्रीत सिंह जी ने भी ट्रेनिंग लिया है मेरे पास, और ये तनीश जी इनके सुपुत्र हैं तनीश बेदी, इन्होंने भी ट्रेनिंग लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा करते हैं ये लोग, और बीच बीच में बातचीत होती रहती है, कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में भी रहते हैं। उम्मीद करूंगा ऐसे ही ये सक्सेसफुली काम करें, बढ़िया काम। 28 पे लिया, 40 आ गए या 40 पे ट्रेड भी हो रहा है, 50 से 40 आ रहा है, तो कुछ या तो प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस 37 का मेंटेन कर लें। तनीश जी के लिए यही होगा और मेरा आंसर। हालांकि तनीश जी ने नहीं भेजा है, घनप्रीत सिंह साहब ने भेजा है, तो तनीश जी ने खरीदा है तो अच्छा है, बढ़िया है। तनीश जी उनके सुपुत्र हुए घनप्रीत जी के, अच्छा काम करते हैं ये भी। तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 37 का सर, और होल्ड रखिए। ऊपर एक बार 42 के ऊपर निकलता है तो आपको 50 तक के टारगेट दे सकता है। मुझे उम्मीद है 50 का टारगेट क्यों दे सकता है, अगर थोड़ा सा याद करें, रिवीजन करें तो इनको पता खुद चल जाएगा कि ये 50 का टारगेट क्यों दे सकता है। अगर जो मैंने समझाया था, बताया था, दिखाया था, उनके हिसाब से 50 के टारगेट बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पता चल जाएगा। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं घनप्रीत सिंह साहब के बाद किनका सवाल है। अगला सवाल की तरफ बढ़े हैं और अगला सवाल सूरज जी बीकानेर से लिख रहे हैं कि नमस्कार सर, नमस्कार। टाइड वाटर 5 शेयर पहले से 7500 के भाव के आसपास का है करीब, ओके, 7500 का आसपास का है, 3 ईयर्स हो गया है, अब 12000 हो गया, यानी 3 साल पहले 7500 पर लिया था 5 शेयर, अब 12000 हो गया है। सर बोनस स्प्लिट 26/7 को लास्ट डेट है, ओके, मुझे क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करूं या बोनस स्प्लिट के बाद सेल करूं? आप बोनस स्प्लिट के बाद करिए सर, बोनस भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर अभी आप बेचेंगे ना, अभी अगर आप बेच देंगे मान लेते हैं, तो आपको बोनस नहीं मिल सकता, ठीक है। 26/7 तक आपके अकाउंट में वो होना चाहिए, लेजर में होना चाहिए, तभी वो मिलेगा। आप उसके बाद करिए। देखिए हो सकता है कि स्प्लिट हो गया मान लेते हैं, तो कुछ बोनस शेयर मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा शेयर आपके हाथ में आ जाएंगे। जब एक्स्ट्रा शेयर आ जाएंगे तो कुछ शेयर को रख के बाकी शेयर का प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है ना। फिर आपके अकाउंट अभी बेचेंगे तो पूरा का पूरा 5 शेयर निकल जाएगा। हो सकता है उस पर अगर डबल करता है 1:2 का करता है तो 10 शेयर हो जाएंगे, तो 5 को निकाल देंगे, 5 रखे रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या 7 निकाल देंगे, 3 रखे रहेंगे। आप स्प्लिट होने के बाद करिए सूरज जी, आपके लिए यही हितकारी होगा। जैसा कि आपने लिखा एडवाइस जो मुझे हितकारी हो वो देवें, तो सर यही हितकारी है कि आप स्प्लिट होने के बाद बेचिए। थोड़ा सा गिरेगा नीचे की साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बोनस मिल जाएगा, उसका एंजॉय फिर आगे कुछ सालों बाद आपको फिर से देखने को मिलेगा। आप काफ़ी 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, ये इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इस 3 साल में मार्केट गिरा भी उठा भी, कितने लोग भाग गए छोड़ के मार्केट, लेकिन आप टिके रहे। तो ये उम्मीद है कि आप इसी तरह से बिलीव करिए, और 26 माने जुलाई तक इसको होल्ड करके रखिए। स्प्लिट हो जाए, आपके अकाउंट में बोनस आ जाए, तभी आप बेचिएगा, उसके पहले मत बेचिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल, और अगला सवाल लेते हैं परवीज खान जी का सवाल है कृष्णागिरी तमिलनाडु से। मैं अपने सारे व्यूअर को बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल प्रोवाइड होते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और ये जो आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज है, ये हर सप्ताह आयोजित होता है, जहाँ पे आप सैटरडे को सवाल भेजते हैं मेरे रूल के हिसाब से मेरे मोबाइल ऐप पर या व्हाट्सएप पर, देन मैं संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। और ये 123वां सीरीज है, 123 सीरीज है। परवीज खान जी कह रहे हैं कि ज़ेरोधा मंथली या वीकली ऑप्शन में आयरन स्ट्रेटेजी के लिए रिक्वायर्ड मार्जिन 1,70,000 दिखा रहा है, ठीक है। फाइनल मार्जिन 27,500 रुपये लग रहा है, तो बाकी जो अमाउंट है 1,42,000, क्या उसमें से हम ट्रेड कर सकते हैं? देखिए परवीज खान साहब, मैं बता दूं, और बताते हुए मुझे काफ़ी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है
कि मुझे ऑप्शन के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एट फर्स्ट देखिए, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता, जो फैक्ट होता है मैं वो रख देता हूँ आपके सामने। मुझे ज़्यादा ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं। मैं अब आप कहेंगे कि आप तो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, बिल्कुल ट्रेड करता हूँ सर, लेकिन कभी भी मैं कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट फॉलो करता हूँ। बात समझ रहे हैं ना, मैं कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता, मैं चार्ट फॉलो करता हूँ। क्योंकि एक दिन पहले ही मैं निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस करता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस करता हूँ, तो उसके हिसाब से जो चार्ट बताता है मैं वो काम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट के हिसाब से। अब बात है कि ज़ेरोधा आपको बता रहा है 1,70,000 मार्जिन, तो आप एक बार करके देखिए सर। इसका सबसे बड़ा आंसर होगा कि आप करके देखिए। 1,42,000 से क्या आप ट्रेड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से आपको वो ट्रेड नहीं करने देगा, क्योंकि पूरा मार्जिन वो ब्लॉक कर देगा ना, वो मेरे ख्याल से वो पूरा मार्जिन ब्लॉक कर देगा। ऐसा होना चाहिए मे बी, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए लॉस में जाएंगे तो बेचारा वो पैसा कहाँ से लेगा? आप ट्रेड भी कर लेंगे, कैश में भी ट्रेड कर लेंगे, ऑप्शन में भी ट्रेड कर लेंगे, उसी का पैसा, तो वो पैसा आपसे वसूलेगा कैसे? वो ब्लॉक कर देगा मेरे ख्याल से, इस वजह से। लेकिन फिर भी आप मंडे को एक बार ट्रेड करके देखिए, कोशिश करिए, और मुझे भी बताइएगा सर ये कि क्या करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है। क्योंकि मैं ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, स्ट्रैटेजी पे, तो क्या मार्जिन लग रहा है नहीं मार्जिन लग रहा है वो मुझे कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि मेरे लॉट भी बहुत छोटे होते हैं, मैं आप देखते हैं मेरे लॉट भी बहुत 2-3 लॉट लिए तो बहुत हो गया, कभी बड़ा लॉट लेता नहीं, तो मुझे उतना ज़्यादा मार्जिन का फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या ले रहा है नहीं ले रहा है। बस मुझे इतना पता है मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है उससे अगर मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए मार्जिन ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ तो ख़त्म बात। तो आप ये चीज़ जो है ना, ये आयरन स्ट्रैटेजी मुझे भी बताइएगा कि ये जो आयरन स्ट्रैटेजी में ज़ेरोधा दे रहा है 1,70,000 का रिक्वायर्ड मार्जिन और 27,500 पे ही काम चल रहा है। क्योंकि आयरन स्ट्रैटेजी में जहाँ तक मुझे मालूम है, कॉल भी बाय भी करना पड़ता है और सेल भी करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, बाय भी करना पड़ता है और सेल भी करना पड़ता है। और बाय में तो कर लेंगे कि प्रीमियम लगेगा बस, लेकिन सेल में तो पूरा मार्जिन चला जाता है। तो सेल वो आपको कैसे करने देगा 27,500 पे, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मामला थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। तो आप एक बार करके देखिए, अगर करने दे रहा है तो ठीक है, आप मुझे भी बताइएगा, तो मुझे एक नई जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल तो उतना ऑप्शन पर मुझे आइडिया नहीं है सर परवेज खान साहब, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। आगे बढ़ूँगा, अगला सवाल, और अगला सवाल है दीपक जी बेंगलोर से लिख रहे हैं। डीएलएफ को ख़रीदा है इन्होंने 500 शेयर 2 तारीख को 284 के भाव पे, टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म 15 दिन। ग्रेन्यूल्स को 100 शेयर खरीदा है 335 पर, एल&टी को 200 शेयर खरीदा है 1520 पर, और टारगेट प्राइस टू रीच 1540 बाई एंड ऑफ जुलाई 2000। एसबीआई बाउट 426 पर खरीदा है, जुलाई तक कहाँ जा सकता है। केनरा बैंक 1000 शेयर खरीदा इन्होंने 165 के भाव पे। चलिए अब बात करते हैं, इनके आंसर लेने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं केनरा बैंक के बारे में आपको बता दूं। केनरा बैंक के बारे में मेरे सीधी लेवल है 160 के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाएंगे। मैंने यही कहा है अपने हर वीडियो में भी बोलता हूँ, बैंकिंग वाले वीडियो में। तो केनरा बैंक अगर उसके ऊपर आपने लिया है तो अच्छी बात है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अच्छी बात है। फिलहाल आपके सारे स्टॉक्स को देखेंगे, डीएलएफ को और ग्रेन्यूल्स को, एल&टी को, एसबीआई और केनरा बैंक। चलिए चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला स्टॉक है डीएलएफ। चलिए चेक करें डीएलएफ और देखें डीएलएफ पर क्या प्राइस आ रहा है। डीएलएफ को आपने 2 तारीख को खरीदा है, यानी कि फ्राइडे को खरीदा है 284 के भाव पे, और उसी के आसपास का प्राइस चल रहा है। सर स्टॉप लॉस भी इसी के भाव के आसपास का लगाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। इसका ऊपर की साइड में 290 को अगर ये ब्रेक करे तो 300 और 310 के टारगेट आपको मिल जाएंगे डीएलएफ में। दूसरा स्टॉक है आपके पास ग्रेन्यूल्स इंडिया, और ग्रेन्यूल्स इंडिया का जो है प्राइस अभी चल रहा है, आपने खरीदा हुआ है 335 के आसपास में, और 340 चल रहा है। बढ़िया होल्ड रखिए ग्रेन्यूल्स इंडिया को, 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड रखिए। एक बार ये 345 को ब्रेक करेगा, देन 360 370 तक के टारगेट आपको ग्रेन्यूल्स इंडिया में आते हुए मिलेंगे। एल&टी को बाय किया है 200 शेयर 1520 के आसपास में है ना, एल&टी को है ना। चलिए एल&टी का चार्ट देख लें तो 1520 पर आपने 200 शेयर खरीदा है, बहुत बढ़िया, और 1520 और वहाँ से गिरावट आ गई है नीचे की साइड में। सर इसका स्टॉप लॉस जो ना, देखिए ट्रेंड तो ख़राब नहीं है, ट्रेंड ठीक ठाक है। स्टॉप लॉस 1440 का लगेगा, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ से 40 पॉइंट है, उसके पहले का कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है।
सबसे बड़ा अभी जो स्टॉप लॉस है चार्ट के हिसाब से वो 1440 रुपये का आ रहा है। 1525 से 30 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा 1560 का लेवल नहीं आ सकता, 1600 तक भी जा सकता है, लेकिन है सबसे पहले 1520 के ऊपर निकलना पड़ेगा। एक बाउंस आने के चांस तो यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अप साइड में एक पॉजिटिव कैंडल बन जाए, मंडे के दिन पॉजिटिव सब कुछ सही रहा तो 1520 आपको हो सकता है मंडे को ही देखने को मिल जाए। अदरवाइज स्टॉप लॉस 1440 का लगा के चल सकते हैं लार्सन में। SBI को आपने खरीदा हुआ है, बस यही ऐसा स्टॉक है जिस पर मैं कभी रिकमेंडेशन देता नहीं। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे बताना पड़ता है 440 का हेवी रेजिस्टेंस है, 420 का सपोर्ट है, 400 का सपोर्ट है, 400 के नीचे गिरेगा तो कमजोर हो जाएगा, 440 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये अक्सर मैं आप बताता हूँ। आपने बीच में खरीदा है 426 के आसपास में, स्टॉप लॉस सर 400 रुपये का ही लगेगा, उसका पहले का कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, सबसे पहला। दूसरा है 430 का नियर में रेजिस्टेंस है, 430 को ब्रेक कर जाएगा, हालांकि वॉल्यूम पॉजिटिव बन रहा है, 430 को ऊपर काटेगा तो 440 से 45 तक के टारगेट आपको SBI में बन सकते हैं। कैनरा बैंक की बात कर ले, आपने कैनरा बैंक लिया है और मेरे ख्याल से कैनरा बैंक 160 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव और मार्केट 153 के आसपास इसका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने, मैं इस पर हमेशा बोलता रहता हूँ 160 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे मत लीजिए, और 160 के ऊपर जाएगा तो 165 के टारगेट इसके हो जाते हैं, सीधी बात है। आपने उसके पहले खरीद लिया सर, स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 148 रुपये का लगाई, 148 का स्टॉप लॉस लगाइए। जब तक वापस ये 160 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक चांस बहुत कम बनेंगे, और फिलहाल इसका चांस वैसे भी कम है क्योंकि इसके बाद रेजिस्टेंस हर 5 पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वेट करिए 148 का स्टॉप लॉस लगा के दीपक जी। तो ये था दीपक जी के सवालों पे मेरा अपना जवाब। उम्मीद करता हूँ कमेंट करके सूचित मुझे ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। आगे बढ़ूँगा अगला सवाल, और अगला सवाल है धर्मेंद्र पांडे जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, MP से। देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनके जवाब देने में बहुत कुछ मुझे लगता है जिससे सीखने को समझने को मिलेगा। ये उनमें से एक सवाल है धर्मेंद्र पांडे जी का, और चाहूँगा धर्मेंद्र पांडे जी ध्यान से सुने। और जैसा कि शांतनु शर्मा साहब का पहला सवाल था कि सर आपने जो बताया था लॉस को जल्दी बुक कर लेना चाहिए, तो उससे क्या हुआ, मैं प्रॉफिटेबल बना, एक सप्ताह कंटिन्यू प्रॉफिट में रहा। मैंने जो पिछला दिया था शांतनु शर्मा जी का जवाब, उम्मीद करता हूँ उनसे उन्होंने सीख के समझ के अपना काम तो कर लिया। अब बात है धर्मेंद्र पांडे जी का सवाल। धर्मेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि सर जी पिछले कुछ समय से मैं बियर मोड में चला गया हूँ, मानसिक तौर पर हर लेवल से सेल ही कर रहा हूँ, लेवल बाय का भी निकालता हूं तब भी सेल की कोशिश करता हूं, इस मानसिकता से कैसे निकलूं? धर्मेंद्र पांडे, जबलपुर मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है धर्मेंद्र जी का, और मैं चाहूँगा कि सारे लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले धर्मेंद्र जी मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको एक चीज़ अवॉइड करना है, एक चीज़ पहले अवॉइड करिए। आप वैसा चैनल मत देखिए सर जो ज़्यादातर सेल की तरफ करते हैं ट्रेडिंग। देखिए, हो सकता है आप ना देखे हो, हो सकता है आप नहीं देख रहे हो, पर आप वैसा YouTube चैनल मत देखिए सर जो मैक्सिमम हर स्टॉक को या हर ऑप्शन को या हर कॉल को या हर हमेशा सेल की तरफ ही करता हो, सेल ही करता हो। आप वैसा चैनल 90% केस बंदा सेल ही करता रहता है। आप वैसे चैनल अगर आप फॉलो करते हो तो सबसे पहले उनको बंद करिए फॉलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मार्केट में हमेशा वन व्यू बना के अगर आप चलेंगे तो आप लॉस खाएंगे। तो अगर आप वैसा चैनल नहीं फॉलो करते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि करना क्या है, कि सबसे पहले आप वैसे चैनल को फॉलो करना बंद करिए जो सिर्फ सेल करता हो, ठीक है? तो वो चीज़ें सेट हो जाती है दिमाग में। आप देखते होंगे, आप बचपन में, मैं इसको समझाता हूँ, जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते होंगे, है ना, कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे, आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपसे ज़्यादा तेज होगा, पर तो वो जब पेन से लिखता था, ध्यान से करिए, जब वो पेन से कुछ लिखता था तो वो हाँ, उसके बगल में बैठा हुआ लड़का, या आप मान लीजिए वो लड़का आप है, तो वो पेन से जैसा भी कुछ भी लिखा, उसका हैंड राइटिंग, बहुत लोग उसका हैंड राइटिंग को कॉपी करने का कोशिश करने लगते हैं, या उसके जैसा पेन पकड़ने का स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि वो लड़का तेज है, वो जैसे लिख रहा है वैसे ही चाहते हैं हम भी लिखें, तो हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने लगते हैं, हम उसी की तरह पेन पकड़ने का स्टाइल करने लग जाते हैं, राइटिंग बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इससे क्या होता है, हमारा खुद का राइटिंग का
समझ रहे ना, तियापचा हो जाता है, तो हमारा खुद का राइटिंग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले उस मानसिकता से दूर निकलिए कि हमेशा वो बंदा सही है क्योंकि वो सेल कर रहा है तो हमेशा सही है, वो तेज है इसलिए वो हमेशा सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहला काम तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा है कि देखिए सर, ये मार्केट है, मार्केट में होता क्या है ना, आप समझिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यही सब आंसर करने के लिए लोग पैसे लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को फ्री में तो इसका वैल्यू आप लोग ना दें क्योंकि ये फ्री में है, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे बनता है? क्या मार्केट सिर्फ सेल से बनता है? क्या मार्केट सिर्फ बाय से बनता है? आप स्टॉक मार्केट आप छोड़ दीजिए ना, आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, आप घरेलू मार्केट देखें ना, सब्जी मंडी है ना, सब्जी मंडी, मैं तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ, सब्जी मंडी से समझिए। सब्जी खरीदने आप जाते हैं, घर का बाय करने जाते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कोई आपको सेल कर रहा है, तभी तो आप बाय कर रहे हैं ना। इसी तरह मार्केट कोई सेल कर रहा है और कोई बाय कर रहा है ना, तभी तो वो मार्केट बनाया। क्या मार्केट सिर्फ सेल करने से मार्केट बनेगा? नहीं। क्या मार्केट सिर्फ बाय करने से बनेगा? नहीं। तो मार्केट में बाय और सेल दोनों बनते हैं, तभी मार्केट कहलाता है, बाजार कहलाता है ना, कि कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, क्या मार्केट हमेशा वन डायरेक्शन में रहता है, हमेशा नीचे की साइड में? नहीं। क्या मार्केट हमेशा ऊपर की दिशा में रहता है? नहीं। क्या मार्केट हमेशा साइडवेज दिशा में रहता है? नहीं। मार्केट हमेशा मूव करता है, रुका हुआ हो तब भी मूव करेगा, तेज चलेगा तब भी मूव करता है। स्पीड ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मार्केट ऊपर और नीचे हमेशा डायरेक्शन में चलता है। और याद रखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मेरा उम्मीद है आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, कि अगर ट्रेडिंग सीखना है तो जीभ बनिए। मैंने इस वीडियो का जो लिंक है ना, वो मैं आपको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है। कि अगर ट्रेडिंग सीखना है तो जीभ बनिए, इस तरह का एक वीडियो मैंने बनाया था। जीभ का एग्जाम्पल क्यों दिया था? जीभ, मुंह के अंदर जो जीभ है ना, दांतों के बीच में, जीभ क्या है ना, फ्लेक्सिबल है ना, वो देखते हैं कितना फ्लेक्सिबल है। वो 32 दांत है, कभी भी जीभ को काट सकता है, उसके बावजूद वो जीभ सुरक्षित रहता है उसके अंदर में। 32 दांतों के बीच में आपका जीभ सुरक्षित है। 32 दांत कितना हार्ड है, काट सकता है जीभ को, लेकिन फिर भी वो सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ना, वो उस तरह के सीनेरियो में ढल जाता है ना। कब उसको बाहर निकलना है, कब अंदर छिपना है, कब उसको छोटा होना है, कब बड़ा होना है, वो उस सिचुएशन में वो ढल जाता है। तो अगर आप एक ट्रेडर है ना, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको जीभ बनना पड़ेगा। आपको भी जब मार्केट बुलिश होता है तो आपको बाय साइड का फोकस करना है, जब मार्केट बेरिश है तो आपको सेल साइड का फोकस करना है। क्योंकि जब आप फ्लेक्सिबल होंगे ना, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। अगर आप हार्ड होंगे, कड़ा होंगे, कभी जीभ को टूटते देखा है? कभी जीभ को टूटते हुए देखा ही नहीं होगा। जब भी टूटता है, दांत टूटता है, मान लीजिए मारपीट हो गया, एकदम फटाफट एकदम को मुक्का मारा, फटाफटी हो गया, फिर भी टूटता क्या है? दांत है। जीभ नहीं टूटता है कभी भी, है ना, जीभ कभी नहीं टूटता दांत है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, वो अड़ा हुआ रहता है, वो हम तो खड़े रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, बस वो टूट जाता है। तो वही, अगर आप दांत बनने की कोशिश करिएगा तो आप टूट जाइएगा, यानी आप मार्केट से बाहर हो जाइएगा। आप अगर जीभ बनिएगा, है ना, जो फ्लेक्सिबल होता है, जो हर स्थिति में समझ जाता है कि कब रुकना है, कब बाहर आना है, कब मुंह के अंदर छिप जाना है, कब छोटा हो जाना है, कब चबाना है, ये सारे चीज़ों को जीभ बहुत अच्छे से बताता है। तो अगर ट्रेडर है तो आपका दिमाग भी जीभ के जैसा होना चाहिए। अगर जीभ के जैसा दिमाग नहीं चलेगा, यानी आप सिर्फ वन साइड रहिएगा, बाय तो मार्केट नीचे की साइड में है, तब तो मुझे लगता है जो कोरोना काल में गिर रहा था सर मार्केट धड़ाधड़ ऊपर से 12,000 से जो मार्केट गिरा, तब भी आप सेल ही कर रहे, तब भी आपके बाय ही कर रहे होंगे अगर गिर रहा था तो, है ना। क्योंकि होता क्या है कि उल्टा की दिशा में करते हैं काम। अगर वो सेलिंग है उस वक्त सेल करिए, लेकिन जब मार्केट मार्च से महीना से 7500 से ऊपर की साइड में जब मार्केट भाग रहा था, तब भी आप सेल ही कर रहे होंगे। इसका मतलब आप भयंकर लॉस में है। इसका मतलब आप पार्टिकुलर किसी को फॉलो बहुत ज़्यादा करने लग गए, और या तो फॉलो करने लग गए या गलत कहीं ना कहीं आप टिप्स लेने लग गए हैं। इस बात को आप सोचिएगा बैठ के, क्या आप टिप्स लेने लग गए हमेशा, या कुछ ऐसे चैनल को फॉलो करने लग गए जो सिर्फ सेल का ही पक्ष लेता है वो हमेशा, क्योंकि वो सोचता है मार्केट धीरे धीरे चढ़ता है ऊपर, लेकिन जब गिरता है तो तेज़ी से गिरता है, तो वो हमेशा सेल के तरफ में बैठा हुआ रहता है। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल ये सही तरीका नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग प्रोसेस है। तो आप उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आपका सारा कैपिटल गायब हो जाएगा। तो आप इस बात को समझिए कि मार्केट में ट्रेड करना है और ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग सीखना है,
तो आपको जीभ बनना पड़ेगा। आप लिख भी रहे हैं कि बाय का भी लेबल निकालता हूँ तब भी सेल ही करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अड़ जाते हैं। आप क्या होता है, खड़े हो जाते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं अपनी ही चीज़ों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ही चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी चीज़ को खुद स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी चीज़ पे भरोसा होना चाहिए, देन दुनिया आप पे भरोसा करेगी, है ना। तो अपनी चीज़ पे सबसे पहले भरोसा करिए और जीभ बनने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप जीभ नहीं बनेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है धर्मेंद्र जी, और वो वीडियो की ट्रेडर बनना है तो जीभ बनिए, वो वाला वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन में डाल दूंगा, लास्ट में आप वहाँ पे देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से देखिएगा, स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, और नहीं तो फिर से वही बात हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया है ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। और अगला सवाल, उम्मीद है धर्मेंद्र जी फीडबैक जरूर देंगे आप मुझे, अगर मेरा किसी वीडियो से किसी बात से अगर आपको हेल्प होता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल है अमित अग्रवाल जी गुड़गांव से लिख रहे हैं कि जुलाई मंथ का व्यू दीजिए नज़ारा विथ टारगेट एंड एसएल। अच्छा, नज़ारा टेक पर मैंने सोचा क्या नज़ारा हो सकता है इस टाइप का व्यू, कि जुलाई मंथ का क्या नज़ारा हो सकता है, मैं इस टाइप का समझने लग गया था सर। नज़ारा टेक लिखते तो जाती क्लियर हो जाता, खैर कोई बात नहीं। नज़ारा टेक विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस अमित अग्रवाल जी लिख रहे हैं। चलिए चलते हैं, नज़ारा टेक को चेक करते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। तो चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पे चलने के बाद नज़ारा टेक को लगाते हैं। देखिए नज़ारा टेक में ना जो बड़े बड़े लोग हैं पिताजी टाइप के, है ना, समझ ही रहे हैं कौन कौन, सारे लोगों ने माल झाड़ लिया अपना, पता है, सब लोगों ने बेच बाज के निकल गया। लेकिन ठीक है, जिन लोगों ने अगर नीचे के भाव से लिया हुआ है 1500 के आसपास से, इंजॉय करिए। और अभी आप भी होल्ड करके रख सकते हैं सर, पॉजिटिव है, सेंटीमेंट खराब नहीं है। लेकिन सेंटीमेंट के पास स्टॉक्स में एक दिक्कत है कि इसके पास 1700 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 1700 का 1700 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड में, देन ये आपको 1800 से लेके 2000 तक के भी टारगेट दिखा सकता है नज़ारा टेक, याद रखिएगा। लेकिन इसके पहले इसको 1700 का रेजिस्टेंस है इस मामले में। इसमें एक प्रॉब्लम है कि क्या दिक्कत है कि इसका कॉम्पिटिटर अब जल्द ही आने वाला है। कॉम्पिटिटर जो गेमिंग कंपनी सब में है, और ऑलरेडी एक दो है भी, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दो आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी देखेंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉम्पिटिटर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अगर काम बढ़िया कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं। चार्ट बता रहा है 1700 का रेजिस्टेंस है, 1700 के ऊपर अगर निकल जाता है देन ये आपको 1800 से 2000 के टारगेट जुलाई मंथ में दिखा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस 1500 का लगा के आपको चलना पड़ेगा अमित जी। तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना व्यू। आगे बढ़ूंगा और मनीष जी दिल्ली से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्लीज़ गाइड फॉर इरकॉन, यूनियन बैंक, दावत, एल&टी फूड। देखिए सर, अगर आप मेरा रेलवे वाला वीडियो देखा है ना, भारत का भविष्य, बेहतर निवेश, इस तरह का कोई, तो इरकॉन को भूल जाइए आप। इरकॉन आपके पास कोई स्टॉक है ऐसा लिया हुआ है, आप ऐसा सोचिए भी मत, उसको भूल जाइए, मतलब उसको लंबे समय के लिए रखिए। और चार्ट पे भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यूनियन बैंक की बात कर ले तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ यूनियन बैंक पर कि इसका बैंकिंग स्टॉक्स में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ 42 का रेजिस्टेंस है, जब तक ये 42 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा इसका कुछ नहीं हो सकता। ये 42 के ऊपर निकलता ही नहीं है, टच ही नहीं कर पाता है। 42 रुपये का रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक हो जाएगा देन आपको बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक स्टॉक आपने लिया हुआ है दावत, यानी कि एल&टी फूड को लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इंडिया गेट बासमती राइस पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है तो दावत भी आपको पसंद नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर आपको इंडिया गेट बासमती राइस पसंद है तो आपको दावत में भरोसा रखना चाहिए। बात समझ रहे? लेकिन हम लोग चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के समझेंगे कि क्या सिनेरियो आ रहा है। देखिए, आपने इरकॉन को लिया हुआ है। सर, इरकॉन भारत की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, रेलवे की कंपनी है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। आपने अगर प्राइस लिख देते ना तो बढ़िया रहता है। आपने प्राइस ही नहीं लिखा है, आपने कहाँ लिया है, नहीं लिया, किस प्राइस पे लिया, ये आपने कुछ लिखा ही नहीं। लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल स्प्लिट हुआ है 1:1 में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बने रहिए इरकॉन में, कोई टेंशन नहीं है। और ये भारत का भविष्य टाइप वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, रेलवे का थीम था, उसमें रेलवे की ये बेहतरीन कंपनी है। इसको लॉन्ग टर्म के रखिए मनीष जी, 3 to 5 ईयर्स को लेके चलिए। इसका व्यू पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, बोनस देता है, डिविडेंड देता है, और क्या चाहिए, है ना। ये देता है, वो देता है, ये भी करूँ वो भी करूँ, सब कुछ, ये सब कुछ देता है। प्राइस छोटा दिखा रहा है लेकिन ये स्प्लिट हुआ है, बोनस दिया इसलिए एडजस्ट किया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस पे लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट बना देगा। शॉर्ट टर्म में भले मूवमेंट ना करे, सरकारी स्टॉक है ना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा आपको प्रॉफिट बना के देगा। यूनियन बैंक भी सेम उसी तरह से कंडीशन में है। यूनियन बैंक भी सरकारी बैंक है। 42 का रजिस्टेंस है इसके साथ। जब तक ये 42 के ऊपर क्लोज नहीं करे, 42 के ऊपर, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा गड़बड़ स्थिति है इसका। 42 के पास से ना इसको बहुत रिजेक्शन मिलता है। कभी कभी कोशिश भी करता है, 45 रुपये तक गया था लेकिन होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए थे हमेशा। ये स्टॉक जिस प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस का वो स्टॉक है ही नहीं। ये प्राइस ऊपर के स्टॉक का है। देख रहे, प्राइस 110 120 तक गया हुआ था, देखिए, है ना, यहाँ तक गया था 100 तक। तो इतना अच्छा प्राइस गया हुआ था, फिर वहाँ से कंटिन्यू डाउन आया और डाउन ही आता रह गया। उसके बाद वो कभी ऊपर सुधरने का कोशिश भी नहीं किया। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। 42 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा, देन ये आपको 50 तक के भी टारगेट, 44 48, ये सारे रेजिस्टेंस से ऊपर जितना गिरा है ना। देखिए, जैसे मान लेते हैं आप, इसमें होता क्या है, लोग का साइकोलॉजी काम कैसे करता है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लेता हूँ कुछ लोगों ने इस प्राइस पे खरीदा है, कितना पे, 58 पे, समझिएगा, हैं। उसके बाद वो गिर गया, अब बंदे को तो निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों ने यहाँ खरीदा 54 पे, 52 पे, वो गिर गया, बंदा नहीं निकल पाया। अब कुछ लोगों ने खरीदा 42 पे, वो गिर गया, बंदा नहीं निकल पाया। अब जैसे जैसे ये जाएगा, तो मान लेते हैं ये 42 पे जाएगा, तो सबसे पहले जो लोग 42 पे खरीदा हुआ वो क्या सोचेगा, उसका माइंड सेट क्या करेगा, अरे 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 आ गया मेरा प्राइस आ गया, सबसे पहले भागो भागो भागो। तो वो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, 42 जैसे उसका कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा वो बेच देगा, तो बेचिंग फिर से सेलिंग आ जाएगा यहाँ पे, फिर इससे इसका गिरावट हो जाएगा स्टार्ट, समझ रहे हैं। फिर ये थोड़ा दिन के बाद टाइम लगा के धीरे धीरे जाएगा उस प्राइस पे, 48 पे या 52 पे, जहाँ पे सेकेंड लोगों ने बेचा था। अब ये लोग सोचेगा, अरे मेरा प्राइस आ गया, मेरा प्राइस आ गया, चलो भागो 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 जल्दी, बस ये लोग यहाँ से अपना पोजीशन कट कर लेगा, जो क्योंकि पहले तो फंस गया था ना, अब तो उसका प्राइस आ गया, अब प्रॉफिट लॉस में तो बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ये प्रॉफिट देने के लिए जा रहा है तो वो नहीं लेंगे, वो वहीं पे भाग जाएंगे, ठीक है, तो फिर ये गिर जाएगा। ऐसा करके इसको हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, समझ रहे ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा यूनियन बैंक को, लेकिन है ऊपर का स्टॉक, नीचे का इसका स्टॉक नहीं है, ये लेवल थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन पॉजिटिव व्यू रहेगा यूनियन बैंक में। तो आपने सरकारी स्टॉक पकड़ा है यूनियन बैंक और इरकॉन को, तो कोई टेंशन मत लीजिए, उसमें बने रहिए। अगर आपने होल्ड रखा है तो जरूर रखिए, लंबे समय के लिए लेकिन रखिए। बात है दावत का, जो आपने बासमती इंडिया गेट राइस लिया हुआ है, उसका नाम आता है LT फूड, आता है ना, LT फूड के नाम से आता है। इसको देख लेते हैं कि चावल आजकल बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा। अरे यार, ये तो दिक्कत है इसके साथ फायर्स में। हाँ, दावत में डबल ए आएगा, हाँ आ गया। चलिए LT फूड, आजा भाई। देखिए, दावत के चार्ट आपके सामने आ गए। अब दावत आपने किस प्राइस पे लिया है, इसलिए मैं सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई कम से कम प्राइस अगर आप लिखेंगे ना, तो मैं आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस बता सकता हूँ कि अब आपने, मुझे ये पता ही नहीं, मान लीजिए आपने 90 पे लिया, तो मैं क्या स्टॉप लॉस इसमें आपको बताऊंगा, करेक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि वो बेचारा वो जो स्टॉप लॉस था वो तो काट चुका है मेरे ख्याल से, अगर आपने 90 पे लिया। अगर आपने यहाँ नीचे पे लिया है तो मैं ये बता सकता हूँ कि अब इसका सिनेरियो क्या। प्राइस लिखने से क्या होता है ना, हम लोग प्राइस को तक के चलते हैं, प्राइस और चार्ट को कंपेयर करते हैं कि प्राइस चार्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, चार्ट प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप प्राइस लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोग छिपाना भी चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं वो किस प्राइस, खैर वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल जो दिख रहा है, चार्ट खराब है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं, चार्ट ठीक ठाक है। अगर आपने नीचे के भाव पे लिया तो 72 का से लेके 70 से 72 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं, नहीं लिया तो 80 के ऊपर लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा। मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर ले चुके हैं नीचे के भाव से तो 70 का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर नहीं लिया है तो 80 के ऊपर लीजिएगा, उसके पहले हाथ मत लगाइएगा। तो ये मेरा व्यू है मनीष जी आपके इन तीनों स्टॉक्स पे। उम्मीद है कमेंट करके सूची जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, वीडियो का कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ूंगा, अगला सवाल लेता हूं। और मुकेश जी बिहार से लिख रहे हैं कि रिलायंस का 2300 का कॉल लिया, 26 रुपये 45 पैसे पर, होल्ड करें या निकल जाएं, अपना सलाह दीजिए। रिलायंस का कॉल लिया हुआ इन्होंने, चलिए कॉल लिया, अच्छी बात है। रिलायंस पॉजिटिव व्यू रखते हैं आप रिलायंस पे, अच्छी बात है। लेकिन लिया है कब का, तो ये नहीं बताया कि अपने जुलाई का लिया है, अगस्त का लिया है, सितंबर का लिया है। 3 मंथ का तो ले ही सकते हैं ना, तो किस मंथ का लिया है ये नहीं लिखा। मैं मान लेता हूँ कि आपने जुलाई का लिया है, ठीक है, करेंट मंथ का। तो आगे चलते हैं रिलायंस के चार्ट पर। और आ गया है रिलायंस का चार्ट आपके सामने। देखिए मैं कैश के चार्ट को फॉलो करता हूँ। कैश का लेवल अगर ब्रेक होता है तो उसी हिसाब से कॉल और पुट और ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग आती है, ठीक है। क्योंकि कैश क्या होता है, कैश किंग होता है, कैश राजा है। फिलहाल रिलायंस पे सर आपको 2160 का कैश के चार्ट पे रेजिस्टेंस है। 2160 को अगर रिलायंस ब्रेक कर जाता है, जो कि करना भी चाहिए, सिनेरियो बना रहा है, तो फिर ये आपको 2240 से 2280 तक के टारगेट दिखाएगा। उस कंडीशन में जो आपने 2300 का कॉल ऑप्शन लिया है, 2300 का जो कॉल ऑप्शन लिया है वो आपको प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है इसका सेकेंड पार्ट कि 2080 का रिलायंस का सपोर्ट है 2080 रुपीज़ का कैश पर। अगर ये लेवल किसी तरह ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट कॉल ऑप्शन से भागना पड़ जाएगा आपको, अदरवाइज बड़ा लॉस हो सकता है आपको। हालांकि 250 क्वांटिटी का एक लॉट आता है रिलायंस में, लॉट साइज छोटा कर दिया, लेकिन जो उसका मूवमेंट होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ूंगा और अगला सवाल है सुदीप जी कोलकाता से लिख रहे हैं। Firstly, thank you for all your support. Welcome, sir. I would like to say thank you and that you are doing great work for us, the beginners. Thank you, sir. सवाल, is TradingView paid platform helpful for beginners? If it is helpful, then can you please mention few points how a beginner can best use trading platform? I am using Fires currently for chart and indicator. Thank you. कोई ज़रूरत नहीं है पेड वर्जन लेने का ट्रेडिंग व्यू का। सिंपल बात समझिए सर, आप फायर्स यूज़ कर रहे हैं ना, काफ़ी है। फायर्स यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी है। कुछ भी पहले एक लोग पेड वर्जन क्यों लेते थे, मैं बता रहा हूँ। सारे चीज़ कैसे लोगों को फंसाया जाता है। क्यों पेड वर्जन लेते थे, हल्ला मचा दिया, वॉल्यूम स्पाइक आ गई है, क्या कौन सा स्कैनर आ गया है वो, वॉल्यूम प्रोफाइल स्कैनर, ये सिर्फ मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे। आइए भाइयों वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर लीजिए, मस्त पैसा बनेगा, कम भाव पे खरीदिए, ज़्यादा भाव पे बेचिए। आइए भाइयों, इस तरह से वॉल्यूम प्रोफाइल को बताया गया कि एकदम मस्त इंडिकेटर है, एकदम फोड़ देगा पैसा बना। और ये कहाँ मिलेगा, ये ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन में मिलेगा। लोग पूरा बौला हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर ने बड़ा वीडियो बनाया, मैंने एक बार भी नहीं बनाया, कुछ ज़रूरत नहीं। इधर आया जैसे ही फायर्स में दे दिया वॉल्यूम प्रोफाइल दे दिया, मैंने वीडियो बना दिया। अब बनाओ, पैसा बना सकते हो तो। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ों को दिखाना, हाँ चार्ट में मुकाबला नहीं। अब चार्ट ट्रेडिंग व्यू का तो खुद हमारे पास फायर्स का है, फायर्स तो खुद ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा है भाई। तो फिर हम चार्ट के लिए अगर सिर्फ जाना चाहते हैं इसके पास ट्रेडिंग व्यू पर, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि फायर्स ऑलरेडी वही चार्ट यूज़ करता है। सिंपल सी बात है। स्कैनर एक उसके पास बढ़िया था, वो इंडिकेटर वॉल्यूम प्रोफाइल वो भी फायर्स ने दे ही दिया। अब होता क्या है, किस लिए यूज होता है ये मैं बताता हूँ। वहां पे क्या होता है ना कि आप स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनर को डेवलप कर सकते हैं अगर आपको उसका कोडिंग आता है तो। अगर आपको पाइन कोड करना आता है तो ही आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना उचित होगा, बढ़िया होगा। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे काम फायर्स में कर सकते हैं। हाँ स्क्रीनर नहीं बना सकते, वो तो सर स्क्रीनर बनाएगा तो फ्री में तो कोई नहीं देगा। फायर्स भी कहता है आप स्क्रीनर बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ एपीआई कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। एपीआई करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही लेके चला जाएगा, उसके चार्ज काटेगा, यानी पेड करना पड़ेगा। तो वही बात है, जब आप स्क्रीनर बनाते हो तो पैसा कमाने के लिए बनाते हो, सीधी सी बात है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जब आप पैसा कमाने के लिए बनाते हो तो दूसरा को पैसा देने में क्या जाता है ना।
तो पैसा देंगे तभी तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो जब आप स्क्रीनर बना के पैसा कमाओगे तो वही तो बात ट्रेडिंग व्यू बोलता है, स्क्रीनर बना के टेस्ट करना है तुमको तो पैसा दो, स्क्रीनर बनाओ और यही स्क्रीनर बना के तुम अपना यूज करो ट्रेडिंग में। अगर तुमको सक्सेसफुली लगता है तो वो आपको ये नहीं बताएगा ये स्क्रीनर अच्छा है बढ़िया है, वो नहीं बताएगा। आपको दिमाग में जो चल रहा है आप उसको वहां पे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो पाइन कोड करना आपको आता है। तो अगर आपको पाइन कोडिंग आता है तभी ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सारे इंडिकेटर सारे चार्ट आपको फायर्स में ऑलरेडी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेकार का पैसा लगाना मेरे ख्याल से तो यूजफुल नहीं है। हाँ, कोडिंग आता है तो करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ले लीजिए ट्रेडिंग व्यू, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सुदीप जी, बढ़ूँ आगे सवाल, देखें आगे सवाल है भी या नहीं है। बिल्कुल है सवाल। VK खत्री जी दिल्ली से लिख रहे हैं अगला सवाल, और ये लिख रहे हैं कि सर आप फायर्स यूज़ करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मस्त करता हूँ। फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, आपकी मर्जी। प्लीज़ बताइए कि फायर्स का मोबाइल ट्रेडिंग ऐप और सर्विस कैसा है और सेफ है या नहीं। देखिए सर, सबसे पहले मैं वर्ड यूज़ करूँगा आपके इस सेफ वाले पे। देखिए सेफ वाले वर्ड पर बात करते हैं। यस बैंक बहुत सेफ था, क्या हो गया? आप तो ट्रेडर हैं, आपको तो पता है, डूब गया। क्या पैसा सेफ था? बैंक तो सेफ था, हजारों लोगों ने अकाउंट खुलवाया, फिर भी हो गया गड़बड़ी। ओके, वो क्या कहते हैं, कौन कौन बैंक था एक अभी जो महाराष्ट्र में, उनका भी कुछ हो गया गड़बड़ी। तो कहने का बात है ये जो सेफ वर्ड यूज करते हैं ना, कोई सेफ नहीं है, पहली बात से। और सब सेफ है, कोई सेफ नहीं है और सब सेफ है। कहीं तो आप करेंगे ना, या तो अब आपको लगता है कि बैंक में पैसा रखेंगे सेफ रहेगा कि नहीं, बैंक भाग नहीं सकता है, सोचिए जरा, हो सकता है ना। तो आप कहेंगे नहीं गवर्नमेंट वाला बैंक थोड़ी भागेगा, बिल्कुल गवर्नमेंट वाला बैंक नहीं भागेगा। अगर आपके अंदर फियर है सर, अगर आपके अंदर डर है तो आप, मैं कहूंगा कि कोई भी प्राइवेट ब्रोकर के पास अकाउंट मत खोलिए। अगर आपको फियर है, डर है इस बात, तो आप हमेशा सरकारी वाले में खोलिए। सरकारी जैसे SBI सिक्योरिटी हो गया है ना, ये सारे ये सरकारी वाला है, ठीक है। IDBI सिक्योरिटीज हो गया, ये भी सरकारी। आप इन लोगों के पास अकाउंट खोलिए, ये लोग सरकारी है, तब तो डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 5% का डर हर संभावना का रहता है, 5% की चांस हर रहता है कि कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ट्रेड तो करना है ना, तो कहीं तो करेंगे। क्या ज़ेरोधा खराब नहीं हो सकता है? ट्रेडिंग टर्मिनल हैंग हो जाता है, फायर्स का कभी हैंग हो जाता है, कभी एलाइज ब्लू का हैंग हो जाता है, कभी 5 पैसा का हैंग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ट्रेडिंग टर्मिनल हो जाएगा। और अभी कार्बी भाग गया, कार्बी भागा कि नहीं भागा? अब लोगों ने कार्बी में भी तो ट्रेड करते थे, ध्यान से सुनिए, कार्बी स्कैम, कार्बी भागा कि नहीं भागा? तो चला गया। क्या कार्बी में तो यही सोच के लोग खुलाया होगा कि सेफ होगा, लेकिन चला गया। 5% संभावना हर बात की होती है यार, उसको हमको साथ लेके चलना पड़ता है उस चीज को। तो इसीलिए अगर आपको फियर है, डर है, कुछ भी है, तो आप प्राइवेट में मत जाइए, आप सरकारी वाला ब्रोकर में खुलवा लीजिए, एक डर खत्म हो जाएगा। अब बात है फायर्स का मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, बहुत बढ़िया ऐप है, लेकिन आप हमेशा एक चीज को याद रखिएगा सर, टीवी का मजा टीवी में ही मिलेगा, मोबाइल में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? अब मोबाइल का मजा मोबाइल में ही मिलता है, टीवी में नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हैं? यानी कि दोनों की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशन है। अब आप चाहेंगे जो चीज़ हम टीवी में यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ हम मोबाइल में भी यूज़ करें, वो नहीं हो पाएगा। यानी सिस्टम पे जो कुछ चीज़ को नहीं करने देगा। लेकिन स्क्रीनर बहुत है मोबाइल ऐप में, इसके पास ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ऑप्शन डेटा देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, सेम जैसे सिस्टम पे चार्ट होता है सेम वैसे चार्ट मोबाइल ट्रेडिंग ऐप में भी होते हैं। यार कस्टमर सर्विस भी ठीक ठाक है और मोबाइल ऐप भी वेरी इजी टू यूज़ है। मोबाइल ऐप जो है इसका वेरी इजी टू यूज़ है, जैसे फायर्स वेब इजी टू यूज़ है वैसे मोबाइल ऐप भी फायर्स का वेरी इजी टू यूज है। बात है सिर्फ सेफ है या नहीं वाले पे, तो सर 5% संभावना हर चीज का रहता है। कार्बी जैसा बड़ा भाग गया ब्रोकर तो बाकी का बात ही क्या है। मैं हमेशा सबको फैक्ट बोलता हूँ, हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे घर का फायर्स नहीं है, मेरे घर का ज़ेरोधा नहीं है, मेरे घर का एलाइज ब्लू नहीं है, मेरे घर का 5 पैसा नहीं है, मेरे घर का सैमको नहीं है, मेरे घर का SMC नहीं, कोई मेरे घर का नहीं है। कुछ भी 5% की संभावना हो सकती है कि वो भाग सकता है, डूब सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के चलेंगे। मैं डरा किसी को नहीं रहा, लेकिन 5% संभावना तो हमेशा लेके चलना ही पड़ता है ना। कोई भी 100% थोड़ा क्योर होता है, नहीं होता है ना। तो अभी तो कि वही कार्बी वाली बात होगी। और दूसरा जो आया था वो सब बैंक, यस बैंक, वहाँ घपला हो गया, मामला चला गया, अपना ही पैसा कहता है नहीं निकाल पाओगे पैसा, बताइए ये कोई बात हुआ? तो ये सारी संभावना लेके चलिए सर। इसलिए आपको मैंने कहा कि अगर ये फियर है सेफ वाली बात, तो आप किसी सरकारी ब्रोकर के पास खुलवाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम एक बात का टेंशन तो आपको नहीं रहेगा कि हाँ सेफ है ना। हाँ मोबाइल ऐप इसका बढ़िया है फायर्स का, नो, इसके सारे ट्रेडिंग टर्मिनल अच्छे हैं सर, मैं यही यूज़ करता हूँ। तो उम्मीद है बीके साहब आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा।
और आगे बढ़े, अगला सवाल। अब सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। तो ये 3 जुलाई 2021 सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे रूल के हिसाब से सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। ईमानदारी पूर्वक जो जमीनी स्तर पर बेसिक चीज़ें होती है और फैक्ट होता है, मैं वही आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करता हूँ, आपके सवाल पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी हवा में बात करने की कोशिश नहीं करता हूँ। फैक्ट होता है, मेरी बातें हो सकती थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो रियल होता है मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। कमेंट करके मुझे सूचित करें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।